नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अगस्त और हम देखेंगे 27 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों इनके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को किस देश में लागू किया गया है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी कि पूरी देश में एक ही खाद्य व्यवस्था की योजना को किस देश ने लागू किया है। भारत, श्रीलंका, मालदीव या भूटान। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत ने क्या लागू किया है दोस्तों अभी, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना। आइए देखते हैं क्या है ये वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना। तो दोस्तों इसके तहत किस ब्रांड से, ये नाम भी याद रखिएगा, भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइज़र योजना लागू किया गया है। दोस्तों अगर बात करें तो इसे किसने लॉन्च किया है, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो कि कौन है, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया। जी हाँ, ये है क्या है, तो ये है आपके रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसके साथ साथ ये भी और कौन से मंत्रालय ये संभालते हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी यही संभालते हैं। दोस्तों बात करिए ये है क्या बेसिकली, तो जो अब तक आपने खाद की देखते होंगे, यूरिया, डीएपी या फिर एमओपी, इन सारी की जो बोरियां होती हैं दोस्तों, इन सभी बोरियों पे अब भारत ब्रांड होगा। बेसिकली है क्या, तो देखिएगा ये जो बोरियां होती हैं इनके 1/3 स्थान पर कंपनियां क्या करेंगी, अपना नाम, ब्रांड, लोगो आदि की जानकारी दे सकती हैं। 1/3 स्थान पर दोस्तों बात करें तो बचा कितना, 2/3 स्थान पे क्या होगा, भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाया जाएगा। दो चीज़ें होंगी, एक भारत का ब्रांड होगा जो कंपनी के नाम से लागू किया जा रहा है, भारत ब्रांड, और दूसरा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को क्या किया जाएगा, इसका लोगो दिखाया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये कब होगा, तो नई बोरियां जो होंगी वो 2 अक्टूबर से नई बोरियों को लागू कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों बात करें तो ये जो उर्वरक कंपनियां हैं उनको 12 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि जो भी उनके बैग्स हैं उनको समाप्त कर लें, क्योंकि 2 अक्टूबर से ये नई बोरी आ जाएंगी, तो 12 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया उसके पहले समाप्त करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम में इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशिया कप 2022 में भारत का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, एशिया कप 2022 ये किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो ये बात कर रहे हैं हम क्रिकेट से। एशिया कप संबंधित है क्रिकेट से। तो इसमें जो मुख्य कोच होंगे वो होंगे आपके वीवीएस लक्ष्मण। वर्तमान जो कोच हैं दोस्तों वो राहुल द्रविड़ है, लेकिन ये कोविड पॉजिटिव होने के कारण क्या हुआ है, वीवीएस लक्ष्मण को अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। जैसे इनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी उसके बाद ये इनको भेज दिया जाएगा। दोस्तों अगर एशिया कप 2022 की बात करें तो यह कहाँ पे आयोजित होगा, तो ये आपका आयोजित होगा यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, और वो कह रहा है, भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। ये नाम इंपॉर्टेंट है, किसकी बैठक हुई है, तो संयुक्त नदी आयोग की। तो दोस्तों ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, ढाका में, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित की गई है ये बैठक। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने क्या किया दोस्तों, तीस्ता, गंगा और अन्य नदियों से जल बंटवारे और संधियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। बेसिकली 7 प्रमुख नदियाँ थी जिसके बारे में ये चर्चा की गई है। तो स्थान का नाम याद रखिएगा, नई दिल्ली, और किन 2 देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश, इन 2 देशों के मध्य ये हुआ है संयुक्त नदी आयोग की बैठक। दोस्तों अगर इस बैठक की बात करें तो ये बैठक के बारे में ये कहा, ये 12 साल बाद हो रहा है, इस बैठक का आयोजन हो रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो कह रहा है, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों अगर इससे पहले बात करें तो इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इससे पहले इसके अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में समीर वी कामत जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रवीण छाबड़ा की बात करें तो भी हमने कुछ दिन पहले ही बात किया था, इन्हें क्या बनाया गया, तो इन्हें सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया दोस्तों।
प्रवीण छाबड़ा जी को। और समीर वी कामत जी को क्या किया गया है, तो इन्हें डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इन्हें एक अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, और वो क्या दिया गया है, रक्षा अनुसंधान विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है समीर वी कामत जी को। याद रखिएगा कहाँ का, तो रक्षा अनुसंधान विभाग का सचिव भी इन्हें नियुक्त किया गया है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और दोस्तों जी सतीश रेड्डी की बात किया जाए तो ये कहाँ पे चले गए हैं, तो इन्हें जी सतीश रेड्डी जी को वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका, रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों तो क्या पूछा है, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष सतीश जी रेड्डी जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो क्या कर रहा है, लघु और मध्यम उद्यम सहयोग पर भारत और किस देश के बीच तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। किसके लिए, तो लघु और मध्यम उद्यम के लिए बैठक ये आयोजित की गई है दोस्तों। मैक्सिको, पराग्वे, जर्मनी या मॉरिशस। तो ये हुआ है भारत और मॉरिशस के बीच। कहाँ बैठक आयोजित की गई दोस्तों, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगर दोस्तों इसमें ऑप्शन की बात करें तो जो मैक्सिको है यहाँ पे क्या किया गया है, अभी हमने कल ही चर्चा किया था। मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद और पांडुरंगू खान खोजे। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन पांडुरंगू खान खोजे जो हैं ये क्या थे, तो ये गदर पार्टी के संस्थापक में से एक थे और इन्होंने मैक्सिको में शरण लिया था, इसलिए इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इन दोनों लोगों की प्रतिमा का अनावरण मैक्सिको में किया है। दोस्तों किसने किया है, तो ओम बिरला जी ने किया है। पराग्वे की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। जर्मनी की बात करें दोस्तों तो इसके बारे में भी हमने कल ही पढ़ा था। जर्मनी में क्या किया गया, हाइड्रोजन वाली ट्रेन चलाई गई है। जी हाँ, हाइड्रोजन युक्त ट्रेन चलाई गई है जर्मनी में। 15 ट्रेनों को डीजल ट्रेन की जगह पे इसको चलाया गया। अभी हमने भारत में भी देखा था दोस्तों कि हाइड्रोजन युक्त बस चलाई गई थी। अगले प्रश्न की देखते हैं दोस्तों, वो कह रहा है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, महिला समानता दिवस। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय या भारत की महिला की बात नहीं हो रही ये, बल्कि ये अमेरिकी महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों, अमेरिकी महिला समानता दिवस की बात हो रही है। तो ये महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 26 अगस्त को। 26 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये अमेरिका में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे विश्व का है या अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस नहीं है, ये है अमेरिका महिला समानता दिवस। इसका थीम क्या है दोस्तों, 2022 में जो मनाया जा रहा है इसका थीम है एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। याद रख लीजिएगा, एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। दोस्तों यह कब 1920 में पहली बार क्या हुआ, औरतों को मतदान का अधिकार दिया गया था। तो इसी समय से इसको क्या किया जाता है, वहाँ पे मनाया जाता है। औरतों के लिए कई सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये मतदान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा अमेरिका की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए ये चीज़ें मनाई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और वो कह रहा है 2021 के लिए व्यास सम्मान किसे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 2021 के लिए व्यास सम्मान का नाम याद रखिएगा, व्यास और किस सन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 चल रहा है लेकिन ये दिया गया है 2021 के लिए। तो दोस्तों ये 31वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है, 31वां व्यास सम्मान, और ये दिया गया डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। दोनों चीज़ इसमें तीन जो जितनी भी चीज़ों को हम मार्क कर रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डॉक्टर असगर वजाहत को ये दिया गया व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की अगर दोस्तों बात कर लें तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 4 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और पट्टी भेंट की जाती है इसके तहत। दोस्तों अगर डॉक्टर असगर वजाहत की बात कर लिया तो इनको इनकी किन लेख के लिए दिया गया है, तो इनके एक नाटक है दोस्तों जो कि 2019 में प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है महाबली। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा कि डॉक्टर असगर वजाहत की नाटक महाबली जिसकी 2019 में प्रकाशित किया गया था उसको व्यास सम्मान मिला है 2021 में। इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इससे पहले बात कर लें हम 30वें नंबर की,
जो कि 2020 में दिया गया था, जो कि 2020 में दिया गया था, वो दिया गया था आपका शरद पगारे, शरद पगारे जी को दिया गया था। और किस लिए दिया गया था दोस्तों, तो इनका एक उपन्यास था एम्प्रेस ऑफ पाटलिपुत्र, इसके लिए दिया गया था। तो 2020 का किसको दिया गया था, शरद पगारे जी को एम्प्रेस ऑफ पाटलिपुत्र के लिए। और 2021 का 31वां नंबर डॉक्टर असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को कहाँ नियुक्त किया गया है। जी हाँ, आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, विश्व मजदूर संघ में, इनमें से कहीं नहीं। तो इनको नियुक्त किया गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को, वो दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में। किसको नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया। इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो ये बतौर कार्यकारी निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, कार्यकारी निदेशक कहाँ के, तो भारत के बतौर कार्यकारी निदेशक इनकी नियुक्ति की गई है, IMF में नियुक्त की गई है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के अनंग ताल को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया दिल्ली के अनंग ताल को। दिल्ली के अनंग ताल की बात करें तो इसे अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया दोस्तों। दिल्ली के अनंग ताल को घोषित क्या किया गया है दोस्तों, बल्कि इसको अभी इसके गजट के इसको घोषित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उम्मीद है कि ये घोषित हो ही जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा दिल्ली के कहाँ को, तो अनंग ताल को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो है आज का आखिरी प्रश्न। मदर टेरेसा की जयंती मनाई जाती है। जी हाँ, कौन सी जयंती मनाई गई है ये भी बताना है आपको, और किस दिन मनाई जाती है ये भी बताना है। तो मदर टेरेसा की दोस्तों जो जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है 26 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी। और कौन सीवीं नंबर की जयंती है, तो 112वीं नंबर की इनकी जयंती है मदर टेरेसा जी की। मदर टेरेसा के बारे में याद रखिएगा कि ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं दोस्तों। और इन्हें किस लिए जाना जाता है, तो इन्हें एक शांति दूत के रूप में जाना जाता है और पीड़ितों की मदद के लिए भी इनको जाना जाता है। दोस्तों आज का प्रश्न यहीं तक। और आज हम जिस राज्य को उठाए हैं उस राज्य का नाम है दोस्तों बिहार। ये आप देख सकते हैं, ये बिहार राज्य जो व्हाइट कलर का है, इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। ये देखिएगा बिहार की राजधानी की बात करें तो कहाँ पे है, पटना में है। राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान जी। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए कौन, नीतीश कुमार। शायद मुझे अगर कंफर्म है तो 8वें नंबर के मुख्यमंत्री हुए हैं। इनको हम चेक कर लेंगे दोस्तों। 8वें नंबर के मुख्यमंत्री ये 8वीं बार ये मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसको हम कंफर्म कर लेंगे। उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों, तो तेजस्वी यादव जी हैं। विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या है, द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा की बात करें तो 243 सीटें और विधान परिषद में 75 सीटें। लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। कुल कितने जिले हैं दोस्तों, तो 38 जिले हैं। बिहार में सबसे बड़ा जिला पटना है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। 2000 में बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि झारखंड राज्य कहाँ से अलग हुआ है, तो झारखंड जो है बिहार से ही अलग हुआ है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये बिहार को आप देख सकते हैं। ये बिहार में देखिएगा तो बिहार के उत्तर में क्या है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। जी हाँ दोस्तों, ये नेपाल है जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। ये नेपाल देश से भी सटा हुआ है। बिहार के अगर हम पश्चिम की बात करें दोस्तों, इस वाले एरिया की, तो ये कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है। और देखिएगा बिहार से सटा हुआ क्या है, तो बिहार से सटा हुआ ये आप जैसे दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये एरिया है। तो ये कौन सा एरिया है, ये है झारखंड, जो कि बिहार से ही अलग हुआ है 2000 में। और बिहार के पूर्व की बात करें तो ये आप एरिया देखेंगे, ये वाला जो एरिया है ये, और यहाँ से जैसे कटा हुआ है बांग्लादेश से अलग, तो ये कौन सा एरिया है, तो ये पश्चिम बंगाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।